नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो हमारे पीछे के एपिसोड्स थे उनके ऊपर कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं और कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं, तो उन सब के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं नवीन जी से। तो मैसेज में पूछा गया है कि इंडिया में फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा है और फूड ग्रेन्स की जो मार्केट के अंदर सप्लाई होती है वो एक ही टाइम होती है, तो हम मिल्क के साथ फूड ग्रेन्स का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? देखिए विकास जी, इस टेक्स्ट को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो उसकी डिमांड से ज़्यादा है, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। दूसरा वो ये कहता है कि एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस एक ही बार के मार्केट में आ जाता है, जबकि मिल्क के अंदर ऐसा नहीं है, वो तो रेगुलर बेसिस पे आता है। तो हम इनके दो अलग अलग पार्ट पे हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है सर। देखिए, पहला हम सप्लाई की बात करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो तीन तरह से डिफाइन करता है सेल्फ सफिशिएंसी को, कि अगर आप कंट्री के अंदर डोमेस्टिक डिमांड से 80% बिलो हैं प्रोडक्शन, तो आपका फूड डेफिसिट है। 80 से 120 है, यानी 80 से अगर 120% है तो वो आपका सेल्फ सफिशिएंट कहलाएगा, और अगर आपका 120% से ऊपर है तो वो सरप्लस कहलाएगा। अब देखिएगा, हमारे नीति आयोग में एक रिनाउंड पर्सनालिटी है रमेश चंद। वो उन्होंने 2018 में एक बात कही थी कि उनका एक एस्टिमेट है कि इस कंट्री के अंदर डोमेस्टिक डिमांड के लिए हमें फूड ग्रेन प्रोड्यूस एटलीस्ट 257 मिलियन टन चाहिए। ठीक है सर। और हमारी कंट्री के अंदर 2019 के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लगभग 285 मिलियन टन हो रहा है। अब की बार जो 2019 के अंदर जो हुआ वो 285 मिलियन टन हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लगभग आपका 20 मिलियन टन का डिफरेंसेस करता है, राइट। और अब थोड़ा सा इसको हम और भी चैनल से समझते हैं कि इस कंट्री के अंदर जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो 72 नंबर पोजीशन पे आता है, यानी वो इंक्लूड करता है अवेलेबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी को, क्वालिटी और सेफ्टी को, इनको इंक्लूड करके, और वो डिफाइन करते हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वो 172 नंबर पर है। हम हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 117 कंट्री के अंदर हमारा 102 नंबर पे पोजीशन है। आप सोच सकते हैं ना। और इवन आप थोड़ा सा इस तरह से भी हम डिस्कस इसको कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कुछ जो बोल रहे हैं, इवन देवेंद्र शर्मा खुद अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इस कंट्री के अंदर अगर प्रॉपर फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम वो टाइम बहुत जल्दी ही इंडिया जो है वो फूड डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है सर। आप समझ रहे हैं ना। अगर हम ग्लोबल कंपैरिजन करें तो देखिए, इंडिया के अंदर 180 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर फूड ग्रेन अवेलेबल है। ठीक है सर। और बांग्लादेश के अंदर 200 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल है। अगर चाइना की बात करें तो 470 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर, और यूएस की बात करें तो 1100 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल है। तो आप कंपैरिजन करके देखिए, बांग्लादेश से भी हमारा बहुत डाउन है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ओवर प्रोडक्शन से। कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में कोई बफर ग्लोबल लेवल से तो हम बहुत डाउन है। ठीक है सर, उनके कंपैरिजन में कम है। तो इसका मीनिंग ये कतई नहीं है कि मैंने आपको अभी बात किया कि हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 102 नंबर पे आते हैं, या हम जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है उसके अंदर हमारा 72वां नंबर है। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमारा अंदर, और इवन तो ऐसा समझना कि हमारी कंट्री में सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड से, ये मेरे को नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और विकास जी, ये जो डेटा मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे में है, फूड आउटलुक में है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का जो वेबसाइट है वहाँ पर भी जा करके आप इस डेटा को देख सकते हैं। ठीक है सर। देखिए विकास जी, अगर हम दूसरे सेक्शन की बात करें जो इन्होंने कमेंट किया है कि मिल्क तो डे बाय डे आता है,
और एग्रीकल्चर एक साल में एक ही बार आता है। यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ही प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पीछे वाले एपिसोड में हमने डिस्कस किया ठीक है सर। कि हम क्या करते हैं कि एक बार में जो गेहूं हम निकाल के लाए वो एमएसपी पर जो है वो एमएसपी पे दे दिया, क्योंकि हमें डर है कि अगर बाद में नहीं दिया तो नहीं सेल होगा। बिल्कुल वो हमने MSP पहले भी नहीं, हाँ, डिस्कस बिल्कुल किया है, MSP नहीं राइट। मिलेगा उसके बाद। और जहाँ एमएसपी नहीं है वहाँ पर हम पहले ही तुलवा देते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि भाव बाद में करेंगे, बिल्कुल आड़तिए को दे हाँ। देते हैं कि भाव बाद में करेंगे, जैसे रूरल कॉटन का एरिया में एग्जांपल ज़्यादातर लेंगे। ऐसा होता है। यस यस। तो एक बात आप छोटा सा समझें, छोटी सी बिल्कुल छोटी बात है कि जब हमने तुलवा पहले दिया तो सप्लाई तो सारी की सारी जो आड़तिए, जिनको मैं तो फाइनेंसर बोलता हूँ, उनके हाथ में चली गई है। तो फिर सारा का सारा उनके हाथ में जब सप्लाई चली गई है और डिमांड उनको ऑलरेडी मालूम है, तो डिमांड और सप्लाई का सारा उनके पास में चला गया, तो भाव तो वो डिसाइड करेंगे। हम ये सोचते हैं कि भाव बाद में आएगा तो कर लेंगे, भाव कोई बाद में कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल आप एक बार सोच के देखिए, डिमांड और सप्लाई से भाव आते हैं। बिल्कुल सर, सप्लाई मार्केट से ही बनेगा। सप्लाई आपने उनके हाथ में दे दी बिल्कुल सर। और डिमांड ऑलरेडी जो स्टेबल रहती है, तो प्राइस डिसाइड कौन करेगा? कौन प्राइस हाँ, डिसाइड करेगा? वही वही प्राइस करेंगे, डिसाइड वही करेंगे। करेंगे, बिल्कुल सर। और वो प्राइस डिसाइड जब करेंगे तो वो आपको पता है किस तरह से प्राइस डिसाइड बिल्कुल करते हैं। एक बार अगर उस टाइम जिस टाइम खरीद रहे थे 70 भाव था, तो एक बार वो लगभग 75 पे लाएंगे, क्योंकि सप्लाई जो है वर्टिकल हो जाती है, बिल्कुल सर। तो सप्लाई की वजह से 75 पे लाएंगे। जैसे ही लगेगा कि भाव तेज हो रहा है, फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे। जैसे डाउन होने लगेगा, किसान उसके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, फिर वो धीरे धीरे करते 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 वो 70 से लेकर के 60 पे 62 पे आ जाता है। स्लोली 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 सारे किसान उसके अंदर अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया अब तो डाउन आ रहा है, टूटते में। फिर क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक रखते हैं। उसके बाद में आप देखते हो कि फिर वो 5-5 रुपए की सीधी उछाल आती है और 85, 90, 95, हाँ, 100 तक ले एकदम जाते से हैं और फिर बिल्कुल सेल करते देखते हैं। हैं हम। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपने सप्लाई पूरी की पूरी ट्रेडर्स को दे दी है, तो फिर तो वाजिब सी बात है कि प्राइस कैसे हाँ, मिलेगा? बिल्कुल, वो अपने आप एक्सप्लोइटेशन maintain होगा, करेंगे। एक्सप्लोइटेशन होगा। बिल्कुल सर। तो देखिए, जो कम्पिटेटिव स्ट्रक्चर है या जिसको मार्केट बोलते हैं, तो मार्केट तो ये कहती है कि सप्लाई एक चैनल से आए, एक चैनल से मार्केट के अंदर निकल के आए। तो ये एमएसपी ने, जहाँ एमएसपी है वहाँ तो ये सारा का सारा वैसे आने लग गई, तो उस वजह से मार्केट नहीं बन रही। और जहाँ एमएसपी नहीं है वहाँ उस तरह से नहीं बन रही कि वो ऑलरेडी ठीक है सर। सेट कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कल मेरे को फ़ोन किया गांव से कि मूंग लेने के लिए वो आए हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मूंग आप तुलवा दीजिएगा और भाव बाद में कर लेंगे। ठीक है सर। तो मैंने कहा दो बात बताएं, एक तो भाव बाद में करेंगे, तो वो भाव कहाँ से आएगा? जब सप्लाई सारी आपको दे दी तो भाव कहाँ से करेंगे? फिर बिल्कुल। दूसरी बात कहते हैं कि जो मंडी का भाव होगा वही भाव आपको दे देंगे, है हिसार का या हाँ, जो उधमपुर भी का, मार्केट का उस टाइम यस यस मंडी का। तो मैंने उनको एक बात कही कि पिछली बार मैं मंडी में गया, 2 लोग मंडी में बोली लगाने के लिए आए, आड़तिए, हाँ बिल्कुल। और दोनों आपस में स्माइल करके और उसका रेट लगा करके चले गए, और उसी रेट पे दे के आना पड़ा। और वही भाव फिर गांव से कॉल जाती है कि मंडी में क्या रेट मूंग सेल हुए, चने क्या रेट सेल हुए, फिर वही पूरे गांव में उसी रेट पे बिकते हैं। क्या दो ही लोग किसान का प्रोड्यूस किया हुआ रेट डिसाइड करेंगे? यानी उस एरिया के अंदर अगर मान लीजिए 50-60 जो गांव है, उस गांव के सारा का जो प्रोड्यूस है और मंडी का भाव जो है वो 2 ही लोग। तो मैंने उनको कहा कि 2 लोगों को तो मंडी नहीं बोलते हैं, मंडी तो बोलते हैं जहाँ लार्ज नंबर होंगे। मेरा जो प्रोड्यूस है मैं अलग अलग लोगों के पूछूंगा, गुड़गांव में कहीं और जितना भी मेरा पहुंच होगा, और जो वो रेट बताएंगे वो रेट मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, अगर आपको लेना है तो। कहते हैं नहीं हम तो मंडी का करेंगे। इनका मंडी किन को बोलते हो? जगह का नाम तो मंडी नहीं है ना। हाँ, मंडी का बिल्कुल, मीनिंग तो बिल्कुल, लार्ज नंबर, बिल्कुल, लार्ज बिल्कुल, बायर हो जहाँ पर। बिल्कुल सर। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि एक बार ही मार्केट में आता है, बिल्कुल बात सही है, उसी के अंदर तो प्रॉब्लम है। वो एक बार मार्केट में आता है गेहूँ या राइस, जिस तरह से ट्रॉली में आता है, तभी तो दिक्कत है। बिल्कुल सर। आप देखिए, मिल्क डे बाय डे इसलिए आता है क्योंकि मिल्क में मार्केट है, ठीक है सर। और गेहूं में मार्केट नहीं है, इसलिए डे बाय डे नहीं आता। हाँ, एक साथ ही Yes. प्रोडक्शन होते ही वो तुरंत मंडियों में क्योंकि पहुंच मार्केट जाता है। नहीं है। बिल्कुल तो सर। जहाँ तो ये और सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीदती है उसको। यस, यही तो प्रॉब्लम है ना। मैं यही तो बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मिल्क के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता है, मिल्क भी स्टोर होता है। बाई प्रोडक्ट्स 1-1 महीने 2-2 महीने पुराने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गेहूँ के अंदर मार्केट नहीं है, इसी वजह से एक बार में ठीक है आता सर, है। ठीक। तो यही तो है ना कि मार्केट इस्टेब्लिश होगी तभी तो एक स्ट्रक्चर जनरेट होगा। जो इस
इस कमेंट में जो दो सेक्शन है कि एक तो सप्लाई ज़्यादा है, कतई सप्लाई ज़्यादा नहीं है, दूसरा डे बाय डे आने का आई थिंक क्लियर। विकास जी, मैंने मिल्क का और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का कंपैरिजन इसलिए किया कि मिल्क के अंदर मार्केट परफेक्शन है और वहाँ मार्केट परफेक्शन नहीं है। ठीक है सर। तो अगर हम मार्केट वहाँ पर अगर मार्केट बनेगी तो एग्जैक्टली जो दूध का स्ट्रक्चर है वही उसका हो जाना है। ठीक है सर, जैसे दूध की मार्केट बिल्ड डे बाय डे, बिल्कुल यस बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है सर। एक दूसरा जो हमारे पास कमेंट आया नवीन जी, वो है कि जी गवर्नमेंट का जो रोल है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है, अन्यथा चाहे प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर हो तो उसका बिजनेसमैन एक्सप्लॉयटेशन करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए विकास जी, ये मैंने भी काफ़ी ने ये कमेंट किया है कि अगर गवर्नमेंट का रोल जो है वो इसमें ज़रूरी होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें गवर्नमेंट का हाँ रोल बिल्कुल, होना चाहिए, भागीदारी हो। अदरवाइज जो है वो अदरवाइज ये जो है कंज्यूमर भी एक्सप्लॉइट होगा और प्रोड्यूसर हाँ भी बिल्कुल, एक्सप्लॉइट, दोनों, बिजनेसमैन इसको बिल्कुल, एक्सप्लॉइट बिल्कुल करेंगे। सर। तो इसको हम समझते हैं विकास जी। एक बार देखिए विकास जी, एक बहुत बेसिक सी बात है कि जब कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर डेडवेट लॉस नहीं होता है। ठीक है सर। और हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया है कि हमें जो जो प्रदर्शन चल रहा है इसके अंदर हमारे जो मुद्दे हैं वो खो गए हैं। हमारा मुद्दा ये है, एक मुद्दा हमारा ये होना चाहिए था कि बहुत सारे खरीदने वाले हों। large number of buyers। हमें इन फार्म बिल से प्रॉब्लम नहीं है। फार्म बिल के अंदर गवर्नमेंट ऐसा प्रोविज़न रखें कि खरीदने वाले बहुत सारे हो सके, यानी स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव बने। तो हमें ये डरने की बात नहीं है कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का एक्सप्लॉयटेशन होगा, नहीं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर जहाँ होती है वहाँ पर डेडवेट लॉस जीरो हो जाता है, तो वहाँ पर कोई एक्सप्लॉयटेशन होने की इश्यू नहीं रहता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर दोबारा दूध का एग्जांपल लेता हूँ कि देखिए, जब 1950 से 1980 तक हम दूध की बात करें तो जब हमारा अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट ही हुआ था, तो 1950 के अंदर इस कंट्री में जो मिल्क था वो लगभग 17 मिलियन टन मिल्क था। और 1980 तक जब अर्बनाइजेशन हो रहा है स्लोली तो वो लगभग 32 मिलियन टन जो है वो डबल के आसपास हो गया। यस। लेकिन एक चीज़ देखें कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा नहीं, लगभग 2.5-3% प्राइस, क्योंकि एग्जैक्टली जो मिल्क मैन थे उनका इतना ही काम था कि गांव से दूध खरीद करके शहर में ला करके देना। वो ऐसा समझ सकते हैं कि अपने 2.5-3 रुपये पर लीटर के हिसाब से ज़्यादा लेते थे, उसमें उनकी कॉस्ट आ जाती थी और मजदूरी निकल जाती थी। यानी मेरे कहने का मीनिंग 1980 तक हमारी कंट्री में मिल्क के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं था, बाई प्रोडक्ट नहीं थे, प्रोडक्ट डेप्रिसिएशन नहीं था वहाँ पर। लेकिन 1980 के बाद का अगर हम डेटा समझें तो 1980 से अगर हम समझें तो 1980 में जब 32 मिलियन टन था वो 2019 में आकर के 187 मिलियन टन हो गया, यानी लगभग 6 गुना हो गया। और उधर अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात देखें तो 1950 के अंदर हमारा लगभग 50 मिलियन टन था, जो 1980 में लगभग 114 मिलियन टन हो गया, यानी कि लगभग 2.25 टाइम्स बढ़ा। और 2020 की अगर हम बात करें तो वो लगभग 285 मिलियन टन हो गया, यानी कि वहाँ 1950 से 1980 तक फूड ग्रेन लगभग 2.25 गुना बढ़ा। ठीक है सर। और 1980 से 2019 तक वही लगभग 2.25 गुना बढ़ा उसी पीरियड के दौरान, यानी। और अगर हम मिल्क की बात देखें तो 1980 से 1900 अगर हम मिल्क की बात देखें तो 1950 से 1980 तक तो बढ़ा है लगभग 2 गुने से कम। ठीक है सर, 2 गुने से कम। लेकिन 1980 से 2019 तक बढ़ा है लगभग 6 गुना, यानी 32 मिलियन टन से 187 मिलियन टन। ठीक है सर, 1980 के बाद। यस, फूड ग्रेन का जो ग्रोथ है वो स्टेबल रहा। ठीक है सर। और विकास जी, अब अगर हम प्राइस की बात देखें तो हमने पीछे वाले एपिसोड में बात किया है कि एमएसपी की होने की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन 6% रहा, लेकिन इनको 2 से 2.5% मिला, तो हमारी रियल इनकम डाउन गई। वो हमने पहले वाले एपिसोड में डिस्कस किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। लेकिन अगर हम मिल्क की बात करें तो 1980 से लेकर के
1980 से लेकर के 2019 तक 6 गुना मिल्क तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन ठीक है सर। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि 1980 से लेकर के 2006 तक लगभग आप प्रोडक्ट्स लगभग जो प्राइस बढ़ा है वो 4.7% बढ़ा है। ठीक है सर। और 2006 से लेकर के 2014 का जो पीरियड है वह लगभग 10.5% प्राइस बढ़ा है। ठीक है और 2014 से लेकर के 2019 तक लगभग 12.5% ठीक है सर। मिल्क के अंदर प्राइस में ग्रोथ है, यानी 6% इन्फ्लेशन को निकाल दो फिर भी 6.5% रियल इनकम बढ़ी है। ठीक ये है। इन्वेस्टमेंट देखिए विकास जी, ये कहाँ से बढ़ा है इतना? इसके अंदर आम जो पब्लिक है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल सर। अगर आप हमने गांव की बात करूं, मैं मेरे गांव की बात करूं, या आपने अपने गांव में भी देखा होगा कि अगर हम आज किसी डेयरी के ऊपर जाते हैं जिसमें गांव ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके पास अपना वेन है, बिल्कुल अपने केन है, बिल्कुल चिलिंग मशीन है, आइसक्रीम निकालने वाली मशीन है, घी निकालने वाली मशीन है, बटर निकालने वाली अलग मशीन है। यानी एक डेयरी के अंदर 20 से 25 लाख प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सर। वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, फिर ऊपर दूसरा उनका मार्केट खुला है। जब मार्केट ओपन है और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो जो प्रोडक्शन है वो इनकम होती। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन इनकम होती है। प्रोडक्शन इनकम तब होती है जब मार्केट ओपन होती है। एनर्जी देखिए विकास जी, हमारे देश में जो एक्चुअल और जो रिकमेंडेड ठीक है एनर्जी इनटेक का जो डिफरेंस है, यानी न्यूट्रिशन का जो एक्चुअल लेते हैं रिकमेंडेड है, उसका जो डिफरेंस है वो 30% है। ठीक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर के अंदर रियल इनकम गिरी है। ठीक है और सर। रियल इनकम इसलिए गिरी है, दो चैनल है कि एक तो वहाँ पर जो इतना पिछले 2 डिकेड से जितना कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके टोटल इन्वेस्टमेंट के अंदर से सिर्फ 10% से ही कम एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट गया ठीक है। है सर। और इसके अंदर रूरल जो लेबर फोर्स है वो 50% से ज़्यादा है। दूसरा, ओपन मार्केट नहीं हुई है। हाँ, तो बिल्कुल सर। ओपन मार्केट ना हो पाने की वजह से और इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से यहाँ पर रियल इनकम गिरी है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। ओपन मार्केट नहीं होने की वजह से एमएसपी वैसे हाई नहीं गया। बिल्कुल सर। जिसमें एमएसपी नहीं है उनके अंदर हमने लीगलाइज करके 2 लोगों को खड़ा कर दिया, 5 लोगों को खड़ा हाँ, कर दिया बिल्कुल, कि वो वो एक- डिसाइड हाँ, करेंगे। बिल्कुल, वो कार्टेल। मार्केट का ऊपर नहीं जाने देते, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर नहीं गया। इन्वेस्टमेंट होने की वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं आई। तो जब तक आपके प्रोड्यूस किया है, सिंपल फंडामेंटल है कि जब तक हमारे प्रोडक्शन के अंदर वैल्यू एडिशन नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, तो हमारी इनकम कहाँ से आएगी? बिल्कुल सर। और एग्रीकल्चर में मार्केट खुली नहीं, उसकी वजह से वैल्यू एडिशन हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ नहीं है, तो देखिए किसान की रियल इनकम डाउन गई है। उसके इफ़ेक्ट्स आज आप देख रहे हो। किसान के अंदर बचा है क्या है? सिर्फ एक हार्ड बचा है। किसान जो है वो 365 होता है, लेकिन किसान 565 दिन काम करता है एक कंट्री के अंदर। आप समझ रहे हो, सारे दिन और रात जो है वो किसान, आधी रातें तो किसान की, आधी रातें तो किसान की खेत में ही जाती है। बचा है क्या है? हार्ड बचे हैं और कुछ नहीं बचा है शरीर के अंदर किसान का काम कर करके, लेकिन फिर भी गरीबी होती जा रही है। यानी प्रॉब्लम कहाँ पर है विकास जी? अभी हमने डिस्कस किया कि एक मिल्क के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है। आज एक छोटी से छोटी डेयरी है, उसके अंदर भी 20 से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सर। उनके अंदर भी स्टोर बाई प्रोडक्ट बनाते हैं, इतना साधन उनके पास है। और एक नहीं, गांव में जाके देखोगे 3-3 डेयरी हैं, शहर में 100 डेयरी मिल जाएगी आपको। बिल्कुल सर। उसकी वजह से एक फूड चेन और पूरी कंट्री के अंदर एक मिल्क पहुंचा है। बिल्कुल सर। तो मैं ये बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर तो हमने एक कोलैप्स करवा करके सिस्टम को रख रखा है गवर्नमेंट ने, और दूसरे एपीएमसी के गवर्नमेंट ने एमएसपी के थ्रू, और जहाँ एमएसपी नहीं है वहाँ ट्रेडर्स ने। ठीक है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस वजह से आया नहीं है क्योंकि रियल इनकम किसान की बढ़ी नहीं। तो आप देख रहे हो कि मोल न्यूट्रिशन क्या और क्या हालात हो रहे हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें ये डरने की बात नहीं है कि एक्सप्लॉइट करेगा। हम जो है वो ओरिजिनल मुद्दे उठाएं, ओरिजिनल आवाज उठाएं, यानी हम जेन्युइन पॉइंट पे जा ही नहीं रहे हैं, बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मार्केट परफेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये बात कहनी पड़ेगी, देखिए मार्केट की ब्यूटी बहुत है, बहुत मार्केट का ब्यूटी है। तो हमें ये बात माइंड में ध्यान रखनी होगी कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ विकास। हाँ, ठीक है सर, बताइए। देखिएगा कि हरियाणा में आपको ध्यान होगा कि पहले रागनी का और वो
एक मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, हालांकि इसके साथ इनका एक कोई सेंस निकल के आएगा। ये एक एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ ये मिल्क और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ ना जोड़ें, ये सिर्फ मैं एक मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो बहुत, मार्केट की ब्यूटी बहुत है। वो कैसे है देखिए, हरियाणा की बेसिकली एक कल्चर होती थी, रागणी का जो सिस्टम होता हाँ, था, बिल्कुल आपने सर, देखा, बिल्कुल। ठीक है ना। आज वो लगभग डिक्लाइन कर गया, हाँ बिल्कुल सर, डिक्लाइन ऑलमोस्ट खत्म सा ही हो गया। खत्म हो गया। और हॉलीवुड में, बॉलीवुड में वो चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर, क्यों विकास जी? क्योंकि उनकी मार्केट है। क्योंकि वो मार्केट से जुड़े तो एक इनकम आने लगी। तो जब इनकम आने लगी है, या जब इनकम आने लगी है, मार्केट से जुड़े हैं और मार्केट से जुड़े हैं तो इनकम आने लगी है, इनकम आने लगी है तो उसकी तरफ लोगों का झुकाव हो गया। यहाँ इनकम नहीं हुई तो इसकी वजह से लोग छोड़ गए। यानी मैं क्या छोड़ूँ, कोई भी मॉडल, कोई भी सेक्टर, तब कोई भी सेक्टर हो दुनिया में, वो सस्टेनेबल नहीं है जब तक वो मार्केट से जुड़ता नहीं है। अदरवाइज धीरे धीरे अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा। बिल्कुल। यानी ये मार्केट की ब्यूटी है कि वो अपने आप एक चैनल देती हाँ, है। इनकम क्रिएट होगी तो ही आगे कुछ आगे यस expenditure यस भी जाएंगे। यस एटो। देखिए विकास जी, मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ वो हार्डकोर इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। हमें इस चीज़ से समझना चाहिए कि हमें इन चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है सर। हमें ये देखिएगा कि अगर वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट होता है तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक है। तो हम ऐसे सोचें कि एक्सप्लॉयटेशन होगा और उस चीज़ को रिफॉर्म को ना लेकर के आए तो आपने हाँ, देखा होगा changes विकास जी, नहीं होने देखिए देंगे। विकास जी, जब इस देश में कंप्यूटर आया तो हमने प्रदर्शन किया बिल्कुल सर। कि कंप्यूटर से क्या करेंगे, लोग हाँ, भूख मर रहे हैं। बिल्कुल सर, हालांकि बिल्कुल। हम हार्ड कि unemployment बढ़ेगा उससे कह रहे थे। हालांकि कि विकास जी, हार्डकोर इकोनॉमिक्स कहती है कि जब टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उससे जो नुकसान होता है वो नुकसान जब तक उस प्रोडक्टिविटी से कम होता है तब तक आपकी इकोनॉमी के अंदर टिकल डाउन होता है। ठीक है। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारे कंप्यूटर आया तब हमने एजिटेशन किया, आज देख रहे हो कंप्यूटर कितना लाइफ इजी कर दिया है। बिल्कुल 1991 के रिफॉर्म हुए तब एजिटेशंस हुए। बिल्कुल सर। 2011 के अंदर जब हम एफडीआई अलाउ कर हाँ, रहे थे FDI तब allow, से बिल्कुल सर, एजिटेशन बिल्कुल। हुए और उसके इफेक्ट्स जो है वो पॉजिटिव हुए। बिल्कुल, तभी अब गवर्नमेंट पीछे नहीं है। ये सच्चाई है, इसमें गवर्नमेंट को पता है कि ये थोड़े दिनों में हाँ, एक्चुअल reforms में जरूरी है, यस कर यस रहे हैं वो। ये सच्चाई है। गवर्नमेंट को क्लियर ये बात का पता है। इसलिए देखिए आज सारे एमपी, इवन एमएलए भी ये चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जिनकी है वो भी ये चाहते हैं एमपी एमएलए कि हमारा जो है वो सीट खतरे में हो सकता है। हाँ, लेकिन बिल्कुल फिर सर, भी कल को। गवर्नमेंट रोल बैक नहीं कर रही। हाँ। इसका मीनिंग सच्चाई है इसके अंदर ठीक कहीं है ना सर। कहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। तो एक पर्सन ये भी आया हमारे सामने सर कि गवर्नमेंट मार्केट ओपन कर रही है और मान लीजिए कि आड़तियों ने नहीं खरीदा और गवर्नमेंट भी कम खरीदने की बात कह रही है, सरकारी जो खरीद है, तो फिर किसानों के पास क्या रास्ता बचेगा सर? यानी ये डर है कि गवर्नमेंट भी कम खरीदने का बोल रही है और अगर आड़तियों ने अपना कार्टेल बना हाँ, लिया बिल्कुल फिर सर, वो वो नहीं हो सकता खरीदेंगे, है कि ना किसान कहाँ खरीदें। जाएगा ओपन हाँ, मार्केट बिल्कुल में? सर, बिल्कुल। तो देखिएगा उसका क्या विकास हल होगा? विकास जी, मेरा समझ ये कहता है कि अब सप्लाई सारी की सारी गवर्नमेंट के पास है। वही बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। पहले डिस्कस कर रहे बिल्कुल हैं। सर। अब सप्लाई जब सारी गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट, मेरी समझ ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा जैसे जैसे ही फरवरी के अंदर थोड़ा मार्केट में सप्लाई टाइट करें, फिर फरवरी में करें, फिर मार्च में टाइट करें। यानी धीरे धीरे जब तक गेहूं का प्रोडक्शन मार्केट में आए उससे पहले इतना टाइट कर दें कि लगभग ये 25 और 3,000 तक पहुंच जाए। ठीक है। समझ रहे हो ना? और जब ये इतना प्राइस, और वाजिब सी बात है जब हाई प्राइस हो गया तो जो जो बीपीएल फैमिली हैं जिनको आप 2 रुपये 4 रुपये उधर से दे ही हाँ, रहे बिल्कुल, हैं। PDS यस, से। एक शॉर्ट टर्म के लिए तो अगर सप्लाई गवर्नमेंट टाइट करती है तो मार्केट प्राइस अब चला जाएगा। बिल्कुल सर। और जब एक बार मार्केट प्राइस अब चला गया तो नेक्स्ट टाइम जब सप्लाई आएगी ना, तो हर बार जब नेक्स्ट टाइम सप्लाई आएगी तो हर कोई भाग के जाएगा गेहूं खरीदने के लिए, क्योंकि उसको पता है बाद में महंगा हो जाना है। बिल्कुल। तो आप ये जो कह रहे हैं कि कौन खरीदेगा, यही खरीदेंगे, यही लोग खरीदेंगे।
समझ रहे ठीक हो है मैं सर, किस ठीक है, चैनल ठीक से है। बात हाँ, कर रहा हूँ बिल्कुल, कि एक बिल्कुल। बार जब प्राइस यानी हाई जो जाए, एक्चुअल में अब वायर है, वही वायर आप वही याद वही कीजिएगा है। कि जब गंवार का प्राइस हाई गया तो गांव-गांव में किसान ने खरीदना स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। ये तो गवर्नमेंट के यानी हाथ में है बायर्स ज़्यादा हो डायरेक्टली। गए यस, थे, ठीक है। तो मेरे कहने का मीनिंग अब सप्लाई गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट जैसे ही सप्लाई टाइट करेगी प्राइस हाई जाएगा, ठीक तो है सर। नेक्स्ट टाइम के लिए यही जो जो आड़तिए हैं ये बिल्कुल, खुद ही बिल्कुल। खरीदेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात देखिए विकास जी, दूसरी साइड ये तो शॉर्ट टर्म फिनोमेना हुआ एक बार ठीक है सर। मार्केट को परफेक्शन बनाने के लिए, ठीक है सर। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो पीडीएस के अंदर गवर्नमेंट देती है सब्सिडाइज फूड, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है सर। जब तक वो रेशनलाइज नहीं होगा तब तक ये समस्या कभी ठीक नहीं होगी। देखिए गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं को पीडीएफ सिस्टम के थ्रू दे जो विडो है, चिल्ड्रन है, या जो ऑर्फन है, या जो मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, ठीक है सर। उन्हीं लोगों यानी के बिल्कुल अंदर जो यस यस एक प्रकार से डिपेंडेंट है। उन्हीं के अंदर गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम के थ्रू दे। बाकी अगर गवर्नमेंट को देना है तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र दे, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे मनी और वो मार्केट से खरीदे। ठीक है सर। जब तक वो मार्केट से नहीं खरीदेंगे तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्री वाला सिस्टम बंद Yes, करे, 2-3 रुपए जो भी मैं है। बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ, उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र ठीक है, कीजिएगा। उनको आप मॉनेटरी फंड ट्रांसफर किया जाए। डायरेक्ट ट्रांसफ़र करे, वो मार्केट से खरीदे, तभी तो ये मार्केट बनेगी। अदरवाइज गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा तो कैसे मार्केट ठीक बनेगी? है तो गवर्नमेंट को पीडीएस सिस्टम को बिल्कुल रेशनलाइज करने की जरूरत है और मार्केट से सिस्टम को जोड़ने की जरूरत ठीक है। है और अगर देखिएगा थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये जो पीडीएस सिस्टम है ये जो है वो मेरा समझ ये कहता है तब तक विकास जी इस जो वेलफेयर के लिए सिस्टम चल रहा है वो मेरी समझ ये कहती है कि वेलफेयर जो हो रहा है वो किसान की इस हालात के ऊपर ऐसा वेलफेयर हो रहा ठीक है, है। यानी कि इस वेलफेयर की कॉस्ट जो है वो इस वेलफेयर की बेनिफिट से ज़्यादा है। ठीक है सर। जब तक हम इसको मार्केट से नहीं जोड़, यानी विकास जी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो पीडीएस सिस्टम के थ्रू वेलफेयर चल रहा है, ठीक है सर। इस वेलफेयर की वजह से किसानों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। और ये जो एक साइड से जो गरीब रह गए, ये जो एक साइड से किसान की हालात हो गई है वो इसी की वजह से हो गई ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को ये जो मेरे को वेलफेयर का कम और वोट गेनिंग पॉलिसी हाँ, ज़्यादा है। बिल्कुल, ये जो देखिए पॉलिटिकल पार्टी का रहता है। 67% अगर किसान का बनाया हुआ 67% पॉपुलेशन को बांटोगे तो किसान अमीर कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सर, तो मैं ये मेरी समझ ये कहती है कि ये किसान के ऊपर ऐसा सिस्टम चल रहा है तो इसको है सर। बिल्कुल रेशनलाइज करना पड़ेगा तभी किसान बेटर होगा। ठीक है सर, ठीक है। एक और है हमारे पास पर्सन सर कि अब मैं आ गया क्वेश्चन वो आराम बढ़ गया। एक और है क्वेश्चन सर, एक पूछो जल्दी फिर बंद हो जाएगा। ठीक है सर। तो एक और प्रश्न है सर कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सिस्टम है या जो खेती बाड़ी है हमारी जितनी, वो सारी मौसम पे कहीं ना कहीं ज़्यादा निर्भर करती है। और अगर मान लीजिए कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे मौसम की मार पड़ती है और मार्केट ओपन है तो किसान के पास क्या रास्ता होगा, कैसे उसका समाधान होगा? देखिए विकास जी, जब चीज़ें डिमांड सप्लाई पे आ जाती है ना, ठीक है सर। अगर मौसम की मार पड़ के फसल कम हो गई तो प्राइस अप जाएगा। बिल्कुल सर। और अब आप देख रहे हो कि अब जब मौसम की मार पड़ रही है तो प्राइस अप नहीं जा रहा, तो एक बार तो क्वांटिटी कम हो गई और प्राइस अप जाना ही नहीं तो गरीबी ज़्यादा हो रही है। हाँ, बिल्कुल। और आपको पता है कि मार्केट जो होती है वो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होती है, ठीक है सर। अपने आप वर्क करती है। हाँ, मार्केट में Yes, डिमांड yes, सप्लाई yes, से ऑटोमेटिक। setup होता है। अगर वहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो प्राइस अप जाएगा, तो अपने आप जो है वो चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो इसमें डर, इसमें ये जो हमने जो हमारा ये जो एपिसोड चल रहा है उसमें मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मार्केट के ब्यूटी बहुत है, बशर्ते कि हमारे वो मुद्दे हों कि मार्केट लागू हो। ठीक है सर। पीछे वाले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच में एक गांव आ गया जिसका आधा हिस्सा अमेरिका में चला गया और आधा हिस्सा मेक्सिको में चला गया। अमेरिका वाले की पर कैपिटा इनकम हाई, उसी गांव के एक बीच में दीवार है सिर्फ गांव ठीक के, है सर, ठीक। पर कैपिटा हाई, स्कूलिंग अच्छा, उनका
उनका हेल्थ अच्छा, इन्वेस्टमेंट अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी, लेकिन करप्शन कम, और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रिस्क को न्यूट्रलाइज कर लिया इंश्योरेंस से उन्होंने। ठीक है और दूसरी साइड अगर हम देखें तो हेल्थ का इशू, स्कूलिंग का इशू, पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम, करप्शन ज़्यादा है, क्योंकि मेक्सिको में जो है वो नैरो एलिट लोगों ने उसको हैंडल में रखा, और अमेरिका ने लार्ज नंबर मार्केट को फैला यानी ओपन मार्केट उन्होंने प्रोवाइड की। एंटी ट्रस्ट ला करके किसी एक को उन्होंने एडजस्ट नहीं करने दिया। जैसे कि मैं वो जियो का हमने एग्जांपल लिया कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट डिसाइड ये करना चाहिए कि कॉस्ट से नीचे कोई चीज़ नहीं बिकेगी। ठीक है, आप समझें थोड़ा सा बात को कि जियो ने जैसे फ्री कर दिया था, फ्री करने की वजह से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो गई, तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है इनएफिशिएंसी क्रिएट हो। तो हमें एंटी ट्रस्ट में मिनिमम ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है उस कॉस्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि गवर्नमेंट कॉस्ट को कैसे डिसाइड करे। टेक्नोलॉजी देखिए, गवर्नमेंट का जो रिसर्च है, देखिए गवर्नमेंट का जो रिसर्च है, जो पॉलिसी मेकर है, उनका समझ इस एडवांस लेवल पे होता है कि कितना इस कंट्री में टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और उसकी वजह से कितनी कॉस्ट डाउन जा रही है। तो वो एक पीरियड के बाद में कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, कॉस्ट डाउन चली जाती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि इस रेट पे बिकेगा, हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि इस कॉस्ट से नीचे नहीं बिकेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी एक कंपटीशन है, जैसे जियो ने अगर मान लीजिए कि फ्री ना करके कॉस्ट पे रखते तो और कंपनियां भी बाहर नहीं जाती ना। हाँ बिल्कुल सर, जो एयरटेल है, आइडिया है, वो भी बाहर नहीं जाती, तो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर मोनोपोली क्रिएट होने का खतरा नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता है। तो देखिए यूएस ने वो किया और आज उसी नोगलेस के अंदर लाइफ चेंज हो गई है। तो हमें इस मार्केट की ब्यूटी के लिए एफर्ट करना चाहिए। तो विकास जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हालात बने हैं किसान का, हर कोई काम सेक्टर में काम करने वाला बेटर होता जा रहा है, लेकिन किसान नहीं। तो सारी की सारी समस्या ये है कि जो जकड़न पैदा हो गई है, मार्केट इम्परफेक्शन, जिसको हम बोलते हैं डेडवेट लॉस, और वो लॉस सारा का सारा आता है प्रोड्यूस से, और प्रोड्यूस करता है किसान, तो सारा का सारा जो लॉस होता है वो किसान का। ठीक है सर। तो यानी ये हमारे जो कुछ मुख्य मुद्दे थे, जो क्वेश्चंस आए थे या जो हमारे व्यूअर्स के ओपिनियन थे, तो उसके बारे में आपने चर्चा की। ठीक है सर, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को 2 लाइन में आप अगर कंक्लूड करेंगे तो किस तरीके से बताएंगे सर? देखिए, हाँ, देखिए विकास जी, इस देश में जब तक एग्रीकल्चर नहीं उठेगा, ठीक है सर, तब तक ये देश कभी भी इकोनॉमिकली नहीं उठ सकता है। हाँ बिल्कुल सर। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के बड़े फायदे हैं विकास जी, टेक्नोलॉजी से टिकल डाउन्स हो रहे हैं, और हमें तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र का भी इशू नहीं है। ऑलरेडी कंट्री में टेक्नोलॉजी है, जस्ट मार्केट रिफॉर्म की तरफ हमें बढ़ना है, अदरवाइज हम मौका खो देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारी कंट्री में ऐसी पॉलिसी है ही नहीं जो इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे। ठीक है सर। क्यों मार्केट सिस्टम जब तक नहीं पनपेगा तब तक इंटरप्रेन्योरशिप कैसे आएगा। एक एग्रीकल्चर का मैं कंक्लूड करूँ तो देखिए, हमारी कंट्री में ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो अच्छी क्वालिटी का पैदा करने का इंसेंटिव दे। अगर आप ऑर्गेनिक पैदा करोगे और मैं अगर पूरा पेस्टिसाइड डाल के पैदा करूँगा, दोनों का सेम रेट पे बिकेगा। हाँ, इवन हो सकता है आप वाला कम बिकेगा। हाँ। तो इसका मीनिंग तो ये हो गया कि मेरे को अच्छा पैदा करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। तो यानी आज हमारा जो पॉलिसी है वो कहीं भी क्वालिटी के ऊपर एम्फेसिस ही नहीं है। तो जब देखिए विकास जी, इनकम जो है वो 2 चीज़ों से आती है, एक तो आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से वैल्यू एडिशन हो और दूसरा क्वालिटी जनरेट करें। आज की हमारी पॉलिसी एग्रीकल्चर की ऐसी है जो ना तो उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ना उसकी वजह से कोई क्वालिटी जनरेट हो रही है। जब तक आपकी क्वालिटी जनरेट नहीं होगी और वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो इनकम कब आएगा, कैसे आएगा। तो हम आज इतना टेक्नोलॉजी है और उसका इतना फ़ायदा है कि हम उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कंट्री के अंदर आएगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी। तुमने देखा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर क्वालिटी की तरफ प्रोड्यूसर जाता है। तो हमारा जो है कि ग्लोबल लेवल का फूड बनेगा, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो उससे एक ग्लोबल फूड चेन दोबारा जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट से, इन्वेस्टमेंट से बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसी के अंदर ही एक एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब तक
इस देश में एग्रीकल्चर नहीं उठेगा तब तक ये देश नहीं उठेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सर, एक बिल्कुल। बड़ा मौका है कि इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल रिफॉर्म करने के लिए, ठीक है जो सर। कि गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही हाँ, है। जो स्टेप्स उठाए हैं ये गवर्नमेंट ने ये इसके कोई थ्रू। ऐसा नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, हमें उससे कोई मीनिंग नहीं है। हमें जो है वो हकीकत में हम ये एपिसोड में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रिफॉर्म हो, लेकिन हाँ, हमारे जो मुद्दे होने चाहिए थे वो वो मुद्दे खो जेन्युइन गए। जो वो होने मुद्दे चाहिए वो खो नहीं गए है। थे। वो मुद्दे जो हमने पीछे वाले एपिसोड में डिस्कस किया कि हम डिस्प्यूट सेटलमेंट पे हम चर्चा करते, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल सर। आवाज़ उठाते, बिल्कुल सर। हम एंटी ट्रस्ट लॉ के ऊपर कोई कार्टल ना बना ले उसके ऊपर हम करते, हम गवर्नमेंट किसी ग्लोबल गवर्नमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एरिया बना के आए, गवर्नमेंट ठीक है कोई सर। बैंकों के से एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का कोई प्रोविज़न करे। ठीक तो है एक हमें वो जो मुद्दे थे जो हमने वो डिस्कस किए वो जेन्युइन खो मुद्दे गए, वो हैं, वो पीछे रह गए। पीछे और रह जो गए। बाकी चीज़ें हैं जो पॉलिटिसाइज करनी थी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल डिस्कस में आ वहाँ पर गई। होकर के रह ठीक गए। है सर। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो यही थी। अब हम कुछ और नई चीज़ों के साथ इसी मुद्दे पे आगे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद नमित। ठीक है।